MCQ रिकॉर्डिंग बिजनेस स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 1 पहला MCQ देखते हैं। द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहिब लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़। साहिब लिमिटेड एक कंपनी है और ये कंपनी जो है वो टॉयज़ मैन्युफैक्चर करती है। मिस्टर अहरावत नोटिस दैट द वर्कर्स इन द फैक्ट्री वर नॉट गिविंग देयर बेस्ट। मिस्टर अहरावत ने नोटिस किया कि जो हमारी फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। एज द फिज़िकल कंडीशंस इन द फैक्ट्री वर नॉट गुड, क्योंकि जो फैक्ट्री की फ़िज़िकल कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं है। भाई अगर आपकी फैक्ट्री की फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, मशीनरीज अच्छी नहीं होंगी, टूल्स अच्छे नहीं होंगे, है ना, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होंगी, तो उसमें आप काम करने का माहौल कभी भी नहीं बनता। ठीक है ना। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया टू सी द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फिज़िकल कंडीशंस इन द फैक्ट्री ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिज़िकल कंडीशन को सही किया और फिर देखा क्या लोग ऐसा करने से क्या वर्कर्स की इम्प्रूवमेंट आई है उनके काम करने में, और ऐसा हुआ भी। बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड वाटर फैसिलिटीज़, उन्होंने वेंटिलेशन दिया भाई फैक्ट्री के अंदर, है ना, लोगों को वाटर फैसिलिटी दी। इससे क्या हुआ, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो फटीग लेवल है ना वर्कर्स का वो रिड्यूस हो गया। देखो फटीग किसे कहते हैं, फटीग कहते हैं जब आप काम करके थक जाते हो। अब आप 5 घंटे टोटल काम करते हो और 5 घंटे में कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी थक रहे हो। आप काम 5 घंटे कर रहे हो और उसमें हर घंटे के बाद आपको थकान हो रही है, तो इसका मतलब आपको काम करते वक्त फटीग ज़्यादा हो रही है और उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका काम में दिल नहीं लग रहा। आपके आसपास की कंडीशन ऐसी है जो आपका जल्दी मन ख़राब हो रहा है, आप जल्दी थक जा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्री की फ़िज़िकल कंडीशन को सही किया और देखा कि फटीग लेवल के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, लोग एकदम से जल्दी से नहीं थक रहे हैं, और उन्होंने उस चीज़ को सही किया। अब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि फटीग लेवल जो है वो एक फटीग स्टडी का नाम है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक फटीग स्टडी होती है कि वर्कर्स एक दिन में कितनी बार थक सकता है, और अगर वो थक जाता है तो उसको एक रेस्ट मिलना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, जिससे वो दोबारा से अपनी एनर्जी को, अपने स्टैमिना को रिकवर करे और अपना काम करना दोबारा शुरू करे। तो इस पूरे केस को पढ़कर समझ आया कि यहाँ पर बात फटीग स्टडी की हो रही है, और फटीग स्टडी के अंदर ये काम आप जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। यानी आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 2 प्रिंसिपल पढ़े हैं, फेयोल के और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े, यानी टेलर्स के प्रिंसिपल पढ़े। समझ में आई बात या नहीं आती? तो वहाँ पर आपने ये देखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट में। लेकिन हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से नेचर की बात हो रही है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन के जब आप ऑप्शंस देखने जाओगे ना तो आपको ऑप्शंस जो ये चारों नज़र आ रहे हैं, ये चारों के चारों ऑप्शंस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पहला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा होता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और तीसरा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और चौथा होता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यानी ये जो चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शन एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ा सा केस दिया गया है, और इस बड़े से केस के अंदर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप को बात की जा रही है, कौन से स्टेप की बात की जा रही है, ज़रा एक बार देख लेते हैं हम। हाँ जी, जैस्मिन आलूवालिया इज़ द मैनेजर ऑफ आर्टिफैक्ट म्यूजियम मार्केटिंग टीम। ये एक मैनेजर हैं आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम मार्केटिंग टीम की। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन एग्जीबिशन एंड इवेंट। इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड है, ये मैनेजर हैं, तो इनका काम जाहिर सी बात है एग्जीबिशन, इवेंट्स वगैरह ऐसी चीज़ को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको इनके मैनेजमेंट ने दी है।
In the previous session, she defined the total work of managing the event into graphic designing, registration inquiries, bill payments, etc. in order to facilitate specialization. देखो प्रीवियस सीजन में क्या हुआ था, इन्होंने सारे कामों को डिवाइड किया हुआ था. इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर मुझे इवेंट का मैनेजमेंट करना है तो इन्होंने अपने सारे कामों को डिवाइड किया हुआ था. जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अलग वर्क है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंक्वायरीज अलग है, बिल पेमेंट्स अलग है. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ये चाहती थी कि कामों को बांटा जाए ताकि हर काम स्पेशलाइज्ड तरीके से हो पाए. ऐसा इन्होंने प्रीवियस सीजन में किया था. हावेवर, परंतु इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग वर्क शी हैड असाइंड ईच टीम मेंबर द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द प्रमोशन. बस एक गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने हर टीम मेंबर को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप प्रमोशन को मैनेज करेंगे और एंटायर इवेंट को प्रमोट करेंगे. यानी हर बंदे के पास हर जिम्मेदारी है. अब आप मुझे बताएं, क्या आपको ऐसा काम करना चाहिए कि हर बंदे को हर जिम्मेदारी दे दो? अबे भाई, आप क्या करो, जब आप काम डिवाइड कर रहे हो तो हर बंदे को वो काम दो जिसमें वो सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट है. आपको ड्यूटी असाइन करते वक्त ये देखना पड़ेगा कौन सा बंदा किसके अंदर ज़्यादा बेहतर कारगर साबित हो सकता है. और क्या गलती करी? इन स्पाइट ऑफ होल्डिंग रेगुलर टीम मीटिंग्स टू टेक फीडबैक, जैस्मिन फाउंड प्रॉब्लम थ्रू आउट द इवेंट सीजन इन द क्वालिटी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी, बिल पेमेंट एटसेट्रा. अब इन्होंने भाई रेगुलर मीटिंग नहीं रखी कि लोगों से फीडबैक लिया जाए, तो भाई फिर परेशानी तो आनी थी. जैस्मिन ने बड़ी प्रॉब्लम देखी, भाई इवेंट में कोई भी काम तरीके से नहीं हो पाया. अब क्या हो रहा है, फॉर द अपकमिंग इवेंट सीजन, अब जो ये अपकमिंग इवेंट आ रहा है, जैस्मिन ने डिसाइड किया डिवाइड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ हर ऑब्जर्वेशन ऑफ द एरियाज इन विच इंडिविजुअल टीम मेंबर्स हैव एक्सेल्ड. यही काम इन्हें पिछली बार भी करना था कि इनको सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले ये देखना चाहिए था कि कौन बंदा किस एरिया में ज़्यादा एक्सेलेंट है, और फिर उसी के हिसाब से आपको उनके रोल्स एलोकेट करने चाहिए, उनकी स्किल्स के बेसिस पे, उनके कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे. समझ आई बात या नहीं आती? तो आपसे सवाल यही हो रहा है कि ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप की बात हो रही है. तो ये बात हो रही है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ की, कि आप जो बंदा जिस काम में ज़्यादा माहिर है, आप उसको उस काम के अंदर वो काम उसको सौंपिए उसकी स्किल्स और उसकी कॉम्पिटेंस के बेस पे. चलें भाई, अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आपको ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है. अब असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखी होती है, रीज़न में भी एक स्टेटमेंट लिखी होती है. अब आपको क्या पूछा जाता है, जैसे कि ए, देखो ए पॉइंट कहता है कि बोथ असर्शन फॉल्स एंड रीज़न आर ट्रू. मतलब असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. बी कहती है भाई असर्शन भी ठीक है और रीज़न जो है वो फॉल्स है. सी कहता है असर्शन की स्टेटमेंट सही है, रीज़न की स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रीज़न की स्टेटमेंट अपने आप में सही तो है, लेकिन वो रीज़न असर्शन का रीज़न नहीं है. मतलब आप इंडिविजुअली ये दो पॉइंट अपनी अपनी बातें तो सही कह रहे हैं, लेकिन रीज़न आर का असर्शन ए से कोई लेना देना नहीं है. और डी पॉइंट जो है वो ये कहता है कि असर्शन ए अपनी बात सही कह रहा है, रीज़न आर अपनी बात सही कह रहा है, और रीज़न आर असर्शन ए का ही सही रीज़न है. तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है जी. और आपको क्या करना है, असर्शंस और रीजंस को पढ़ना है और फिर इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसका आंसर आपको देना है. अब जैसे असर्शन ए क्या कह रही है, पहले हम पढ़ते हैं. ये कहते हैं भाई फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका जो एम होता है वो ये होता है कि कंपनी जो है वो टैकल कर सके अनसर्टेनिटी को. भाई देखो, आप भी अपनी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आप तो नहीं, आप तो बिल्कुल बेकार और घटिया लोग हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आप लोगों के लिए बेचारे बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. ठीक है, बुरा मत मानना, मैं आपको घटिया कह रहा हूँ, मतलब प्लानिंग के मामले में घटिया कह रहा हूँ, है ना, कभी आप दिल पे ले जाएं. फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं. वो हमेशा अब आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए
हमेशा फाइनेंशियली प्लान होकर चलते हैं कि फ्यूचर में अगर किसी भी तरीके की कोई अनसर्टेनिटी आ गई तो हम उस अनसर्टेनिटी को क्या कर सकें, टैकल कर सकें। इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट इनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड्स। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का एम हमेशा ये होता है कि कोई भी कंपनी अनसर्टेनिटी को टैकल कर सके इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड्स, कि अगर फ्यूचर में कभी फंड्स की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हों और सही वक्त पर अवेलेबल हों। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एम होता है। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा हम रीज़न आर पर आते हैं। रीज़न आर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है डेट, मतलब बोरोड फंड, और इक्विटी यानी ओनर्स फंड, खुद का पैसा। खुद का पैसा और बाहर से पैसा, जो पैसा बोरो कर कर बिजनेस में लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड है। और इन्हीं दोनों के मिक्स को, डेट और इक्विटी के मिक्स को, ओनर्स फंड और बोरोड फंड के मिक्स को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो रीज़न आर भी सही है, लेकिन रीज़न आर का असर्शन ए से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में वैसे तो सही हैं, ट्रू हैं, लेकिन रीज़न आर का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर जो सही हुआ वो सी सही हुआ। चलें अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको, पहले ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। स्टेटमेंट 1 कहती है सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है भाई? कि सेकेंडरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना। अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसी को कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब सुनिए, मान लेते हैं कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक ने कंपनी को पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब देखो, अगर जनरल पब्लिक का ये पैसा घर में पड़ा रहता तो इस पैसे से कोई काम नहीं होता, लेकिन कंपनी ने शेयर इशू कर कर जनरल पब्लिक को एसेट्स दे दिए और जनरल पब्लिक का पैसा सही जगह कंपनी के पास पहुंच गया। कंपनी इस पैसे से इन्वेस्ट करके जीडीपी बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी और काफ़ी फ़ायदा हमारे देश को पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ाते हैं तो आपके देश में कैपिटल फॉर्मेशन होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं मेरे बच्चे, कंपनी जब जनरल पब्लिक को कोई सिक्योरिटी इशू करती है तो उस मार्केट को कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, ना कि सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, अब ये जनरल पब्लिक का जो इन्वेस्टर है, जैसे आपने कंपनी का शेयर खरीदा था, आप अगर इस शेयर को किसी और दूसरे शेयर होल्डर को बेचना चाहते हैं तो ये आपस में जब एक दूसरे से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ तो कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी मार्केट आपके कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प तो करती है, डायरेक्टली प्रमोट नहीं करती। डायरेक्टली प्रमोट तो हमेशा प्राइमरी मार्केट करती है, क्योंकि उसी की वजह से कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट पहुंचती है, और कंपनी के पास जब इन्वेस्टमेंट पहुंच रही है तो उसी से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो स्टेटमेंट 1 में लिखी हुई बात ही फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। सही बात बोली भाई। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि फाइनेंशियल मार्केट के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, और कैपिटल मार्केट जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है। और कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है जी, पहले इन दोनों के बीच की बात हो रही थी, फिर दूसरी स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच की बात हो रही है। अब पहले स्टेटमेंट में जो काम प्राइमरी मार्केट का था वो बता दिया गया सेकेंडरी मार्केट का, तो वो तो गलत हो गई बात। और दूसरे पॉइंट में जो काम कैपिटल मार्केट का है
वो कैपिटल मार्केट के बारे में ये बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है डी पॉइंट में कि स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। भाई क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीचे लिखी हुई गई स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट को चूज़ करिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली हाईलाइट कर रही है बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको पता है ना, रिक्रूटमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरनल, यानी अपने ही लोगों में से किसी को प्रमोट कर दो, किसी को ट्रांसफ़र कर दो, यानी बाहर से कोई नया बंदा जॉब के लिए मत लेकर आओ, इंटरनली ही आप किसी बंदे को वो जॉब प्रोवाइड कर दो, उसे कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या है, यानी जो वैकेंसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में निकली हुई है उसके लिए आप बाहर से कोई बंदा बुलाइए और उसको जॉब दे दीजिए, ये है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप लोगों ने स्टाफिंग के अंदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कई अलग अलग पॉइंट्स पढ़े होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं उन पर नहीं जा रहा। तो आपसे पूछा गया है कि आपको ये 4 बेनिफिट्स दे रखे हैं, आप बताइए कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एक्चुअल में कौन सा सही बेनिफिट यहाँ पर लिखा हुआ है। ए पॉइंट कहता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से किसी बंदे को लेकर आएंगे तो उससे आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई नया बंदा तुम बाहर से लेकर आओगे ना तो उससे एग्जिस्टिंग स्टाफ को लगेगा कि यार अब हमको क्या करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें भी हटाकर बाहर से किसी नए बंदे को ले लिया जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आती? तो मैं कहूँगा कि भाई 5th का ए पॉइंट ही करेक्ट हो गया। चलें अब 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का MCQ है। गुडविल एंटरप्राइजेज इज़ अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। बिजनेस क्या है? ऑटोमोबाइल। हु फुलफिल्स द नीड ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल यूज़र्स एंड कंज्यूमर्स, यानी ये कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़र्स के लिए भी गाड़ियाँ बनाते हैं जैसे ट्रक्स वगैरह, और जो नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं बाइक कार शायद ऐसे ही गाड़ियाँ भी ये बनाते हैं। द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग ईजी फाइनेंस फैसिलिटीज़ एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कंपनी ने लोगों को क्या किया हुआ है कि भाई देखो, गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कैश देना पड़े, हम आपको फाइनेंस की फैसिलिटी देंगे। आप गाड़ी खरीदें, किस्तों पर ले जाएं, और किस्तें भी कैसी रहेंगी? आसान इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट, विच हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। इसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब आप देखते नहीं हैं, हर बंदा आईफोन लेकर आ जाता है और उसके ऊपर EMI के चक्कर में। जब आप फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं तो हमेशा हर बंदे को ऐसा लगता है हाँ यार मैं किस्तों में इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करता है, वो उससे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ती है और इनकी भी वो डिमांड बढ़ी, ठीक है। कंपनी हैज़ इंस्टॉल्ड न्यू ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्होंने एक नया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी लगाया है जिससे ये अपने बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से 2 कंपोनेंट आपको नज़र आए। कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस देना, ये तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगाना, ये टेक्नोलॉजिकल हो गया। तो आंसर हो गया हमारा डी, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है जी। अब देखिए जो आपको ये मार्क्स दे रखे हैं मेरे बच्चे, इन मार्क्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी that consumer fulfills when he looks for the quality marks given above। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बात मैंने आप लोगों को बताई है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीदने जा रहे हो, आप ISI मार्क उसके ऊपर देखो। समझ में आई बात या नहीं आती? ISI मार्क देख कर ही आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदें। आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आप FPO का मार्क देख कर खरीदो। आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, आप एक तरीके से हॉलमार्क देखकर खरीदो। समझ में आई बात या नहीं? तो यानी ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो चाहता है कि वो सेफ़ रहे, उसको सेफ्टी मिले, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को ही खरीदे। तो यहाँ पर आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है कंज्यूमर की? बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। समझ में आई बात या नहीं आती? चलें भाई, अगला MCQ फिर दोबारा असर्शन रीज़न को लेकर आ गया।
पहले ज़रा असर्शन पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन, कंट्रोलिंग की वजह से आप डेविएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो भाई, एक मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले तो मैं आपको बता दूं डेविएशन का मतलब क्या होता है। आप जब भी प्लानिंग के टाइम पर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं किसी भी काम के लिए, तो हमेशा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। जैसे मैंने आपको मान लीजिए पढ़ने के लिए कहा कि भाई रोज़ के कम से कम आपको 2.5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, मैं शुरुआत से बोल रहा था, लेकिन आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस 2.5 मिनट की थी रोज़ की, कि आप 2.5 मिनट पढ़ते थे, वो भी मैं कोचिंग के अंदर आकर। समझ में आई बात या नहीं आती? तो ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में क्या है? डेविएशन है। क्या है? डेविएशन। अब अगर मैं रोज़ आपको हर महीने 2 महीने बाद आपकी जो वर्थ है, जिसे हिंदी में औकात कहते हैं, वो मैं बताता भी रहता था कि आप देखिए कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, तो कुछ लोगों को रियलाइज़ होता रहता था कि हाँ जी सही कह रहे हैं सर, जैसा हमें करना चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उन डेविएशंस को समझा, तो डेविएशंस थोड़ी सी कम होती रही। समझ में आई बात या नहीं आती? तो यानी अगर कोई इंसान एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करता रहेगा और डेविएशन समझाता रहेगा, तो उससे क्या होगा? अगर जिस आदमी के बात समझ में आ जाए, वो अपनी डेविएशंस को सही कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता। डेविएशंस कम हो सकती हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? ख़त्म नहीं हो सकती, उन्हें कभी पहले से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। कंट्रोलिंग करने से डेविएशंस को करेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है, पहले से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। समझ आई बात या नहीं आती? और जिन लोगों ने कभी इन डेविएशंस पर नज़र ही नहीं दिया, तो आज जाकर वो परेशान हो रहे हैं। शॉर्टकट बता दो, ये कर दो, वो कर दो, उधर से वो केस स्टडी निकाल ली, उधर से वो कर ली, और परेशान हुए पड़े हैं। कोई चीज़ उनके कंट्रोल में आ ही नहीं रही अब, क्योंकि इन कंट्रोलिंग को पेपर के दिन नहीं, शुरुआत से लगाना होता है। ये चीज़ें पहले से कंट्रोल करनी पड़ती हैं। जिन्होंने करी हैं उनका थोड़ा मामला कंट्रोल हो रहा होगा। बहरहाल, कंट्रोलिंग कभी भी पहले से डेविएशन को प्रिवेंट नहीं, प्रिवेंट का मतलब होता है पहले से रोक लेना। तो असर्शन ही गलत है, असर्शन ही फॉल्स है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ए ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन देखो, तो हर किसी में ना क्या लिखा हुआ है? पहले में लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। बी में भी क्या लिखा हुआ है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। अब आगे कुछ भी लिखा हो, लेकिन दोनों पॉइंट में असर्शन और रीज़न दोनों को ट्रू बता रहे हैं, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। सी पॉइंट कहता है असर्शन इज ट्रू, ये भी सही नहीं हो सकता। डी, अकेला डी पॉइंट ऐसा कहता है कि असर्शन इन फॉल्स, तो आंसर इसका डी है। हालांकि मैंने रीज़न नहीं पढ़ा, रीज़न आप पढ़ो। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डेविएशन। हाँ, कंट्रोलिंग की मदद से आप डेविएशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डेविएशंस देखेंगे तो आप उसके ऊपर एक्शंस लेंगे कि भाई डेविएशन कम की जाए, और अच्छा डिसीजन लेंगे जिससे इसकी जो रिकरेंस है, दोबारा वो गलतियाँ रिड्यूस हो सके। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो आंसर मतलब असर्शन गलत है, रीज़न सही है, और ऐसा पॉइंट डी कह रहा है हमारा। ठीक है मेरे बच्चे। 9 पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं भाई ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द वर्क प्लेस। आपने एक जॉब ज्वाइन करी, शुरुआत कैसे हुई भाई? शुरुआत हुई कि आपको वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ सोशलाइज कराया गया। अगर आप स्टाफिंग पढ़ेंगे ना, तो इस स्टेप को कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है ना। आपने जॉब ज्वाइन करी, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ से आपको सोशलाइज कराया गया, और एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट दी गई जहाँ पर वो काम करेगा, जिसके लिए उसे सेलेक्ट किया गया है। इसे कहते हैं प्लेसमेंट। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है। अगर आप लोगों ने स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा होगा, तो स्टाफिंग के प्रोसेस में एक स्टेप को प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कहते हैं, और यहाँ पर वो पैराग्राफ उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है प्लेस द सब्सिक्वेंट स्टेप। सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाले। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बाद वाले जो स्टेप्स हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाओ। अच्छा जी, करेक्ट ऑर्डर में। तो भाई देखो, करेक्ट ऑर्डर में तो बड़ा सिंपल है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद जब आपको
ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ सोशलाइज करा दिया गया है, आपको आपकी जॉब बता दी गई है, अब आपको क्या काम करना है, तो फिर अब कंपनी क्या करेगी? ट्रेनिंग देगी, क्योंकि आपसे काम कराना है तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि आप तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन भी मिलेगा, करियर प्लानिंग भी की जाएगी, ठीक है जी। और फिर लास्ट में आपको पैसे भी दिए जाएंगे, कंपनसेशन। तो ये सी पॉइंट सही है, ठीक है जी। ए बी डी मैंने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि भाई देखो ये तो साफ सीधा सा प्रोसेस है, उसका सीक्वेंस है, आपको पता ही होना चाहिए, तो आपको ये सी पॉइंट मिल गया। हाँ जी, अगला एमसीक्यू, स्पाइस वर्क अ कंपनी। स्पाइस वर्क एक कंपनी है, इनका काम है कि ये अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं। जैसे बैंक अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल सर्विसेज देता है ना, इसी तरीके से ये कंपनी भी देती है। अब ये कंपनी क्या कर रही है? इज़ कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एम्प्लॉयज़ एक्टिविटीज़। ये कंपनी अपने एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ पर बड़ा क्लोज चेक रखती है। जैसे कि ऑफिस में इन्होंने बायोमेट्रिक लगा रखा है ताकि कोई अटेंडेंस के अंदर घपलेबाजी ना करे। रेटिना स्कैनिंग लगा रखी है, यानी आप रेटिना के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को स्कैन करते हो, है ना। देखो बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैनिंग से क्या होता है कि कोई ऐसा आदमी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर नहीं कर सकता जो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। और इससे क्या होता है कि ऑफिस के प्रेमाइसेस में कोई भी आदमी गलत टाइम पर एंटर नहीं करता। समझ में आई बात? ये नहीं आती। और इससे बताऊं क्या रहती है, काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, कोई भी उल्टा सीधा आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर नहीं कर पाता। समझ आया नहीं आया? तो ये कंट्रोलिंग का एक तरीका है, अपने लोगों पर कंट्रोल बना के रखने का एक तरीका है। ये क्यों ज़रूरी है? ये ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ये एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जितना बढ़िया आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या नाम है कंट्रोल क्रिएट करेंगे इस तरह के कि हर बंदे को डर लगे कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो उससे ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? बिल्कुल सही। अब 11वें पॉइंट पर आते हैं हम। ये कहते हैं आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। चलो भाई ए पॉइंट को पढ़ते हैं ज़रा हम। ए पॉइंट क्या कहते हैं? ये कहता है नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। सही बात है भाई, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट तो सही कह रहा है। करंट एसेट्स आर दोज विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जो एसेट कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें करंट एसेट कहा जाता है। ये बात भी सही लिखी हुई है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देखो भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन को, ठीक है ना। ये कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, जैसे मैंने जियो का एग्जांपल दिया था, कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या आज वो डिसीजन इरिवर्सिबल है? वो कंपनी वापस आ सकती है? नहीं। वापस आओगे तो बड़ा तगड़ा नुकसान होगा। ज़्यादा पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, इरिवर्सिबल नहीं होता। तो सी पॉइंट भी सही कह रहा है। डी पॉइंट कहते हैं साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये कहते हैं अगर आपने कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया है तो उसकी वजह से बिजनेस के एसेट का साइज इफेक्ट नहीं होता, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, बिजनेस की कॉम्पिटिटिवनेस इफेक्ट नहीं होती। गलत कहता है ये पॉइंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दोबारा कहूँगा, लॉन्ग टर्म डिसीजन है। लॉन्ग टर्म डिसीजन के एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको। आपने एक ब्रांच ओपन कर दी, अब बताओ ब्रांच ओपन कर दी तो आपके बिजनेस के साइज ऑफ एसेट्स नहीं बढ़े? क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या आपकी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ेगी? तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन एसेट्स के साइज को भी चेंज करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेंज करेगा और कॉम्पिटिटिवनेस को भी चेंज करेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या नाम है ये डिसीजन आपका इम्पैक्ट नहीं कर सकता? तो ये पॉइंट इनकरेक्ट हो गया और मुझे इनकरेक्ट पॉइंट ही ढूंढना था, तो 11th का आंसर डी है। अब आते हैं हम 12वें पॉइंट पे, बड़ा टाइम जल्दी हो जाएगा। ये कहते हैं स्टेट कमीशन हैज़ द ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन इज। देखो भाई पहले ही मैंने बताया था अप टू 1 करोड़ का मामला ज्यूरिडिक्शन जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक स्टेट कमीशन में, 10 करोड़ से भी ज़्यादा नेशनल कमीशन में। समझ आई बात? या नहीं आती? तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? डी हो जाएगा।
मोर देन 1 करोड़ बट नॉट मोर देन 10 करोड़, ठीक है, ये वाला। अब आ जाते हैं हम 13th पे। 13th के अंदर आपको मैचिंग बताई गई है, ठीक है भाई। अब मैचिंग किस तरीके की है देखें भाई। इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ खाकरा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू दिल्ली रीजन। ये कहते हैं भाई खाकरा और थेपला ये दोनों गुजराती फूड हैं। ये कहते हैं गुजरात के अंदर तो इनकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, यानी रीजन टू रीजन डिपेंड कर रहा है। इसे कहते हैं रिलेटिविटी। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी। यानी ए का आंसर क्या हुआ 3। यानी किसी जैसे साउथ इंडिया के अंदर धोती बिकती है, नॉर्थ इंडिया में धोती नहीं बिकती है, समझ आई। ये रीजन टू रीजन फ़र्क होता है। यूएसए में पढ़ने का तरीका अलग है, तो वहाँ कोई अगर एजुकेशनल बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर अलग तरह से काम करना पड़ेगा, इंडिया में अलग तरह से काम करना पड़ता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के इसी फीचर को कहा जाता है रिलेटिविटी। समझ में आई बात, ये नहीं आती। चलें, तो ए का आंसर क्या हुआ 3rd। अगर आप देखें तो ए और डी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ए का आंसर 3rd है, तो बी और सी तो गलत ही है, पहले ही पता है मुझे। डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आर इशूड टू स्टूडेंट्स accessible in a secured manner to eliminate undesirable practices like corruption and manipulation of records under Digital India initiative. Such technological improvement are happening at a very fast pace. ठीक है जी। अब ज़रा यहाँ पर इस पॉइंट को तरीके से पढ़ें आप। ये कह रहे हैं कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को ना डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं, और डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट जो इशू किए जा रहे हैं वो बड़े सिक्योर्ड मैनर में इशू किए जा रहे हैं। यानी अगर किसी को डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट हमने इशू किया और बीच में कोई ऐसा बंदा रहा जिसने नेटवर्क को हैक करके उस सर्टिफिकेट पे अपना नाम लिख दिया, तो उससे तो क्या होगा, हर बंदा गलत काम कर लेगा ना। तो डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट आज के टाइम पर बड़े सिक्योर्ड मैनर में इशू किए जा रहे हैं ताकि करप्शन और मैनिपुलेशन को रोका जा सके। और ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ये बड़ी फास्ट पेस पर हो रहा है, यानी आपका एनवायरनमेंट बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, और एनवायरनमेंट जब बदलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। तो बी का आंसर क्या हुआ 2। अब देखें ए पॉइंट में ए का 3rd था और बी का 2 है। समझ में आई बात, ये नहीं आती। और यहाँ पर ए का 3rd है और बी का 1 है, तो इसका मतलब बी और सी तो पहले से ही गलत थे, डी भी गलत है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो गया, लेकिन स्टिल हम और पढ़ लेते हैं। फैशन मार्केट इज़ फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। फैशन मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द फैशन मार्केट। भाई देखो, अगर कोई फैशन मार्केट में बिजनेस करना चाहता है ना, तो बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब आदमी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचता है तो चैलेंजेस की वजह से डर जाता है। तो फ्यूचर में फैशन मार्केट ग्रो करेगी या डाउन जाएगी, बड़ा प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। और फ्यूचर को जब आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो उसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। यानी सी का पॉइंट क्या हुआ 1। देखो यहाँ पर है वो आंसर, तो मुझे मालूम है बच्चे, मैं पढ़ रहा हूँ। ये कहते हैं एक नई गवर्नमेंट बनी विल रिजल्ट इन चेंजिंग गवर्नमेंट रूल, फिजिकल पॉलिसीज़, मार्केट कंडीशन एट्सेट्रा। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट के रूल्स भी चेंज होते हैं। समझ आई बात, ये नहीं आती। फिजिकल पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। अब गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होना मतलब क्या हुआ भाई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। फिजिकल पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। यानी एक चीज़ में बदलाव, अलग अलग एनवायरनमेंट में उसका इम्पैक्ट, इसे कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। तो यानी डी का आंसर क्या हुआ 4th। और आप देखिए यही है, तो आंसर मुझे पहले से ही मालूम था बट मैंने आपको पूरा समझा दिया। 14th पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, ये मार्केटिंग का है, ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग अलग चैप्टर से आए हैं। कुछ 2 MCQ कंट्रोलिंग के मिले, 2 MCQ बिजनेस एनवायरनमेंट के मिल गए, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मिल गया, चैप्टर 1 से भी मिल गया। ये मार्केटिंग का है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एट्सेट्रा, इस चीज़ को क्या कहा जाता है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी है, चाय की पत्ती बनाती है और कंपनी का नाम है ब्रुक बॉन्ड।
कंपनी ने एक चाय की पत्ती रेड लेबल के नाम से बेचते हैं और एक चाय की पत्ती ग्रीन लेबल के नाम से बेचते हैं। यानी कंपनी ने चाय की पत्तियों को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉर्मल चाय रेड लेबल और ग्रीन टी जो है वो ग्रीन लेबल। पता है इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेडिंग। क्या कहते हैं? ग्रेडिंग। प्रोडक्ट के नेचर के बेस पर आपने उसको अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दिया। एप्पल फ़ोन निकालता है, एक को कह रहा है आईफोन 16, एक को कह रहा है 16 प्रो, एक को कह रहा है 16 प्रो मैक्स। यानी किसी ना किसी बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर दिया। दैट इज़ ग्रेडिंग। इसे ग्रेडिंग कहा जाता है। क्वालिटी के बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर या किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जब आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है ग्रेडिंग। समझ में आई? जैसे वेज नॉन वेज आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, दैट इज़ ग्रेडिंग। आपने बहुत सा मेन्यू देखा होगा, आपको उसके अंदर ग्रेडिंग नज़र आएगी, है ना। वेज नॉन वेज के बेसिस पर आपको क्लासिफिकेशन नज़र आएगी, ठीक है जी। स्नैक्स मेन कोर्स के बेसिस पर, आपको डेजर्ट के बेसिस पर, है ना, स्नैक्स अलग है, मेन कोर्स अलग है, डेजर्ट अलग है, तो क्लासिफिकेशन हुई होती है। इसी को कहा जाता है ग्रेडिंग। समझ में आई बात? ये नहीं आती? 15th पॉइंट, 15th क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग से आया है। ये कहते हैं भाई शिव कुमार जो है वो एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। वेन एवर द फर्म्स हायर न्यू एम्प्लॉयज़, जब भी फर्म को नए एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग दे आर वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन। पहले दिन उनको ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम किया जाता है, उनको डिटेल्स दी जाती हैं, उनको ड्रेस कोड बताया जाता है, उनको लंच टाइमिंग बताई जाती है, उन्हें डेली ऑपरेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उन्हें फेलो कलीग्स से मिलवाया जाता है। मतलब ले देकर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को फैमिलराइज करा रहे हैं अपनी पॉलिसीज से, अपने प्रोसीजर से, इन सारी चीज़ों से आप उन्हें क्या करा रहे हैं? फैमिलराइज। और इसी तरीके की ट्रेनिंग को मेरे बच्चे कहा जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। समझ में आई बात? नहीं, जब भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में बंदा आता है और आप उसे सारी चीज़ों से फैमिलराइज कराते हैं, उसे ओरिएंटेशन भी कहा जाता है और उसे इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहा जाता है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? चलें क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आपको फिर दोबारा यहाँ पर कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया से रिलेटेड है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 4 स्टेटमेंट है, चारों को पढ़ते हैं। ये कहते हैं इट नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट द राइट्स बट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग दियर ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड। ये कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब बस ये नहीं है कि कंज्यूमर को बता दो कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनको एजुकेट करने के साथ साथ उन्हें हेल्प भी करता है कि अगर उनके साथ कोई ग्रीवियंसेस मतलब परेशानी, मसलिहत, अगर उनके साथ कोई ग्रीवियंसेस आ रही हैं तो उन परेशानियों को सुझाया भी जा सके। तो ये तो बात सही लिखी हुई है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है। इट नॉट ओनली रिक्वायर अ जुडिशियल मशीनरी for protecting the interest of consumer but also requires the consumer to get together and form themselves into consumer association for protecting and promotion of their interest। यार ये भी बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बस आपसे ये नहीं कहता कि हम जुडिशियल मशीनरी बना देंगे यानी कोर्ट्स बना देंगे और वो कोर्ट्स आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी, बस ऐसा ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी है कि कंज्यूमर खुद अपनी क्या बनाएं? एसोसिएशंस बनाएं जिससे वो खुद के राइट्स को क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये बात भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया कहता है। तो ए पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है। सी पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये हर बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखे और एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करे। ये पॉइंट भी सही है। डी पॉइंट ये कहते हैं द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1981। बस ये गलत हो गया। देखो मेरे बच्चे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रोविज़न है वो 1981 के अंदर नहीं आया है। दैट इज़ वाई ये आंसर गलत हो जाता है। और अगर किसी को डी पॉइंट में मसला होता है तो ए बी सी में लिखी हुई बातें सही हैं, तो जाहिर सी बात है डी में लिखी हुई बात क्या होगी? गलत होगी। 17th पॉइंट कहता है कि कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस हैं। हाँ जी, सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद हुआ
इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा हुआ हमारा डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन है ना मेरे बच्चे। चलो ज़रा देखते हैं क्या यहाँ पर इनमें से कौन सा डिसीजन नहीं है। सर 2 डिविडेंड डिसीजन आपने कहा यहाँ मौजूद है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता ये। फिर आता है कैपिटल बजटिंग और प्राइसिंग डिसीजन, और डी पॉइंट कहता है बोथ बी एंड सी। अब ज़रा मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, ये बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक। बहुत से लोग कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग की जगह ये 2 नाम लिखे हुए हैं, कैपिटल बजटिंग और प्राइसिंग, तो ये दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन नहीं है। और डी पॉइंट यही कह रहा है बोथ बी एंड सी। ये बहुत चालाक है मेरे बच्चे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन पता है आपको किस डिसीजन को कहते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कहते हैं, यानी ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही एक हिस्सा है, तो ये गलत नहीं है। प्राइसिंग डिसीजन कोई डिसीजन नहीं है। प्राइसिंग डिसीजन को आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में नहीं, मार्केटिंग में पढ़ा होगा, तो इसका मतलब गलत यहाँ पर बी नहीं है, गलत यहाँ पर क्या है? सिर्फ सी। अब इन्होंने डी पॉइंट जानबूझ के ऐसा डाला कि लोग बी और सी को देख के टिक कर दें। समझ गए आप? ये बहुत चालाकी है, बहुत अच्छी चीज़ थी, आपने देखने को मिली। व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्ट दी फाइनेंसिंग डिसीजन? भाई फाइनेंसिंग डिसीजन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मैंने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ाए हैं। ज़रा पहला देख लेते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। बिल्कुल, कैश फ्लो पोजीशन फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। अगर किसी का अच्छा कैश फ्लो होता है तो वो इंटरेस्ट पे कर सकता है, तो वो डेट को रेस करने पर, मतलब जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि पैसा डेट से मंगाओ या इक्विटी से मंगाओ, यही तो है। तो कैश फ्लो पोजीशन एक अच्छा फैक्टर है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि पैसा डेट से मंगाना चाहिए या इक्विटी से। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग इसका पॉइंट नहीं है, डिविडेंड डिसीजन का पॉइंट है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये भी फाइनेंसिंग डिसीजन का पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, ये भी डिविडेंड डिसीजन का पॉइंट है। ठीक है जी। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट और लेवल ऑफ कंपटीशन, ये कहते हैं चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दी फॉलोइंग। चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दी फॉलोइंग। हाँ जी, आप मुझे बताएं फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर आपको कौन कौन से नज़र आए? ए नज़र आया आपको? ठीक है, तो ए कहाँ पर है? सी पॉइंट में भी ए है, डी पॉइंट में भी ए है। आपको ये नज़र आया फाइनेंशियल रिस्क, ए सी और डी दोनों में ही है। ठीक है जी। और आपको नज़र आया स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ई। तो आंसर हो गया हमारा ए सी ई। जिसने फाइनेंसिंग डिसीजन के 7-8 फैक्टर्स मैंने पढ़ाए थे, आपने कहीं और पढ़े होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 3 फैक्टर्स ही फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर है। ठीक है। क्वेश्चन 19, कंज्यूमर कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एमआरपी एटसेट्रा अबाउट द प्रोडक्ट। ये कंज्यूमर का कौन सा राइट है? भाई ये राइट है उसका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इन्होंने कहा भाई डेट की कॉस्ट लो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सही बात है, डेट के ऊपर हम पे करते हैं इंटरेस्ट और इक्विटी के ऊपर हम पे करते हैं डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट पे करने से कंपनी को टैक्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर मेरी जेब से चला भी गया तो मैं उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा, उससे अब मेरा प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट कम होने से मेरा टैक्स भी कम जाएगा। अब डिविडेंड बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता। जैसे आपने इंटरेस्ट का पैसा दिया, आपने डिविडेंड का भी दिया, लेकिन डिविडेंड को आप P&L बनाते वक्त डेबिट नहीं कर सकते, उससे टैक्स नहीं बच सकता। तो डेट की कॉस्ट इक्विटी के मुकाबले कम होती है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है। भाई बिल्कुल बढ़ाना है। और अगर किसी को नहीं पता हो तो याद रखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस ही यही है कि आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर सकें। जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। तो स्टेटमेंट 2 भी अपने आप में सही है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? ट्रू। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ए। ठीक है भाई, होप सो आपको ये सारे MCQ अच्छे से समझ में आए होंगे।